कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि ठहराव साहब का क्या अभिप्राय है। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। विवेचना कीजिए। उस विवेचना के अंदर आधारभूत बात ये आई कि ठहराव अनुबंध रूपी भवन का आधार स्तंभ है। यानी अनुबंध की जो रूपरेखा है वो ठहराव के ऊपर टिकी हुई है। और ठहराव को मैंने समीकरण के रूप में व्यक्त किया था कि ठहराव बराबर प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वो वचन हो जाता है, और वचनों का पारस्परिक आदान प्रदान ही ठहराव है। तो ठहराव के अंदर दो बातें महत्वपूर्ण हो गई, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। यदि प्रस्ताव और स्वीकृति विधिक तरीके से हो, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, जो रिक्विजिटीज है, जो शर्तें हैं, उसके अनुरूप अगर हो तो आपका जो ठहराव है वो अनुबंध के अंदर रूपांतरित हो जाएगा। और अनुबंध के अंदर रूपांतरित होने का अभिप्राय ये है कि अनुबंध से संबंधित जो भी पक्षकार है वो अपने अपने वचन के निष्पादन के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हो जाएंगे। They are bound to fulfill their obligation until and unless they are excused by the competent court. जब तक न्यायालय उसको माफ़ नहीं करें, क्षम्य नहीं करें, तब तक अनुबंध से संबंधित प्रत्येक पक्षकार अपने अपने वचनों के निष्पादन के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होंगे। ये अनुबंध की पहली कसौटी है। अब जब ठहराव का निर्माण प्रस्ताव और स्वीकृति से हो रहा है तो अब इसको ठीक से समझ लें कि प्रस्ताव क्या है और स्वीकृति क्या है। यदि प्रस्ताव भी ठीक से प्रस्तावक के द्वारा रखा गया, स्वीकृति अगर ठीक से स्वीकारकर्ता के द्वारा की गई, तो आपका ठहराव अनुबंध के रूप में परिलक्षित होगा और एक स्टैट्यूटरी बाइंडिंग उन दोनों पक्षकारों के बीच में उत्पन्न हो जाएगी। वेदर दे आर रिटन और वेदर दे आर ओरल, इट डजंट मैटर। तो प्रस्ताव क्या है, इसको ठीक से देखना। मैं मेरे शब्दों में अगर व्यक्त करूं तो जब कोई पक्षकार जब कोई पक्षकार स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जब कोई पक्षकार स्वेच्छा से पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर, किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा व्यक्त करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब कोई पक्षकार स्वेच्छा से पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा व्यक्त करता है तो हम उसे प्रस्ताव कहेंगे। सेक्शन 2A बहुत स्पष्ट बात कही है कि जब कोई पक्षकार, हम प्रस्ताव को X के रूप में ले रहे हैं, स्वीकारकर्ता को Y के रूप में ले रहे हैं, ध्यान देंगे। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पक्षकार के सम्मुख
अपनी इच्छा, खुद की इच्छा, थोपी हुई इच्छा नहीं, इम्पोज्ड नहीं होनी चाहिए। जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के सम्मुख अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करें कि दूसरे पक्षकार की सहमति उस कार्य को, उससे भिन्न नहीं, उस कार्य को करने अथवा नहीं करने के संबंध में प्राप्त हो जाए। करने के संबंध में भी हो सकता है, नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है, प्राप्त हो जाए तो कहेंगे कि पहले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव रखा। यदि हम प्रस्ताव के संबंध में जो भी उल्लेखनीय बातें हैं, अगर मैं उसका उल्लेख करूं तो इन बातों पे आप विशेष ध्यान करेंगे कि प्रस्ताव की पहली शर्त यह है कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। कोई भी व्यक्ति अपने आप के सम्मुख प्रस्ताव नहीं रख सकता। प्रस्ताव रखने की पहली शर्त क्या है कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। दूसरी बात, प्रस्ताव किसी कार्य को करने के संबंध में भी हो सकता है, प्रस्ताव किसी कार्य को न करने के संबंध में भी हो सकता है। ध्यान देंगे, प्रस्ताव टू डू एंड नॉट टू डू दोनों ही स्थितियों के अंदर हो सकता है। तीसरी बात अपनी ये कह सकते हैं कि प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। उनका मंतव्य, उनकी मंशा, उनकी इच्छा जो है वो दूसरे पक्षकार के साथ में वैधानिक रूप से जुड़ने की होनी चाहिए। सामाजिक, धार्मिक इस तरीके से, पारिवारिक इस तरीके से नहीं। उनका जो मकसद क्या होना चाहिए, वैधानिक संबंध, स्टैट्यूटरी रिलेशन एस्टैब्लिश करने का होना चाहिए। चौथी बात मैं ये कह सकता हूँ कि प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी फ्री। अगर कोई आदमी बंदूक की नोक के ऊपर अपनी बात रखता है तो ये प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं। नेक्स्ट मैं कह सकता हूँ कि प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं। प्रस्ताव की शर्तें भी स्पष्ट होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट। कोई एम्बिग्विटी नहीं, कोई अनक्लैरिटी नहीं। सारे एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल डिस्क्लोज्ड होने चाहिए। प्रस्ताव प्रकृति के अनुसार लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। प्रस्ताव स्पष्ट भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है, आचरण के द्वारा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी हमारे को बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ ऑलरेडी टैक्सी चल रही है। एक तरीका तो ये है कि हमने टैक्सी वाले के साथ में सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर ली। दूसरी कोई क्लियर नहीं है, टैक्सी वाला वहाँ खड़ा है, आप एज यूजुअल टैक्सी के अंदर जा कर के बैठ गए तो ध्यान देंगे कि टैक्सी का वहाँ खड़ा रहना एक तरीके से गर्भित प्रस्ताव है और आपका टैक्सी के अंदर बैठना, टैक्सी का उपभोग करना, ये गर्भित स्वीकृति है। ये गर्भित स्वीकृति है। होटल के अंदर आप जाकर के बैठ गए, विदाउट अटर्ड इवन ए सिंगल वर्ड, होटल वाले ने आपके सामने ला करके थाली रख दी, ये एक तरह से गर्भित प्रस्ताव है और आप उस थाली का उपभोग कर लिया, ये एक गर्भित स्वीकृति है। आपके बीच में स्टैट्यूटरी रिलेशन हो गया। आप निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। आप ये कह कर के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते कि हमारी इस प्रकार की कोई शर्त तय नहीं हुई थी। इसी प्रकार से बहुत जोरदार पॉइंट है, प्रस्ताव विशिष्ट या सामान्य हो सकता है। इट मे बी स्पेसिफिक, इट मे बी जनरल। क्या कसौटी है इनकी?
विशिष्ट प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जिसको केवल वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया हो, जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया हो, नन अदर देन दिस वन। अगर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने नितिन के साथ में कोई बात कही, मैंने इसको सवाल पूछा, तो मेरा मकसद केवल इससे ही जवाब लेने का है, ये विशिष्ट प्रस्ताव है। और सामान्य प्रस्ताव की कसौटी ये है कि उस प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति, एनीवन, जो प्रस्ताव के बारे में जानकारी रखता हो वो स्वीकार कर सकता है। एक जोरदार एग्जाम्पल है श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी लिमिटेड। श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी लिमिटेड, सामान्य प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ मैं। ये कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी लिमिटेड है, ये बेसिकली ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दवा निर्माता कंपनी है। ध्यान देंगे, इन्होंने एक दवा तैयार करी है, उसका नाम है स्मोक बोल। स्मोक बोल इज़ द नेम ऑफ ड्रग। और ये जो दवा तैयार की है बेसिकली ये प्रिवेंटिव ड्रग है। दवा तैयार करते समय कंपनी ने इश्तिहार तैयार किया है, प्रचारित किया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस स्मोक बोल दवा का इस्तेमाल निरंतर 2 सप्ताह तक बताई गई विधि के अनुसार वो करेगा और उसके बावजूद भी अगर इन्फ्लुएंजा, जो काम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंजा अगर हो जाएगा तो कंपनी 100 पाउंड की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का वचन देती है। ये एक सामान्य प्रस्ताव का बहुत ही जोरदार एग्जाम्पल। कंपनी की बातें दे करके, कंपनी की शर्तें दे करके, कंपनी के वचन में निर्दिष्ट बातों को दे करके और श्रीमती कार्लिल ने उस दवा का इस्तेमाल निर्धारित विधि के अनुसार उसका उपभोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो गई। श्रीमती कार्लिल ने कंपनी के विरुद्ध 100 पाउंड की राशि प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया। कंपनी ने नानाविध तरीके से अपने दायित्व से बचने का प्रयास किया कि हमारा मंतव्य केवल बिक्री बढ़ाने का था, हम श्रीमती कार्लिल को जानते तक नहीं हैं, इसमें प्रस्ताव का संवेदन ही नहीं हुआ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन सक्षम न्यायालय ने कंपनी के सभी तर्क को खारिज करते हुए ये निर्णय धारित किया कि आपकी बातों से आपने 1000 पाउंड की राशि बैंक के अंदर केवल क्षतिपूर्ति के लिए जमा करवा रखी है। जो बातें आपने इसके अंदर दी है, इस गंभीरता को देखते हुए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपका मंतव्य केवल विक्रय वृद्धि का नहीं है, बल्कि आपका मंतव्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का है। जहाँ तक प्रस्ताव के संवेदन की बात है, तो उन्होंने स्पष्ट ये बात कह दी कि प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करते ही स्वीकृति भी मानी जाएगी और प्रस्ताव का संवेदन ही माना जाएगा। ये सारी बातें करते हुए सक्षम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंपनी 100 पाउंड की राशि श्रीमती कार्लिल को हर्जाने के रूप में देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ये एक सामान्य प्रस्ताव का बेहतरीन एग्जाम्पल विच इज़ इलिबरेटेड बाय दी श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी लिमिटेड। और दूसरी प्रस्ताव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है और वो है प्रस्ताव का संवेदन होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी एक्सेप्टर। अब सवाल ये है कि प्रस्ताव का संवेदन होगा कब, विस्तार से चर्चा अपना अगले अध्याय में करेंगे। लेकिन यह मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब प्रस्ताव के बारे में स्वीकारकर्ता को जानकारी हो जाए, कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर, जिस रूप में प्रस्तावक ने बात कही है उसी रूप में स्वीकारकर्ता उस बात को समझ ले, तो हम कहेंगे
कि प्रस्ताव का संवयन हो गया। और आगे चल करके एक स्वीकृति का भी नियम बना कि प्रस्ताव को जाने बिना स्वीकृति देना व्यर्थ, इट इज़ टोटली वॉइड एंड मीनिंगलेस। एक केस हुआ था, लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। ये जो लालमन शुक्ला है वो गौरीदत्त जी का मुनीम है। हुआ ये है कि गौरीदत्त जी का भतीजा गुम हो गया। जब भतीजा गुम हुआ तो सबसे पहला जो कदम उठाया गया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने मुनीम जी को हरिद्वार की ओर ढूंढने के लिए भेजा गया। मुनीम जी के वहाँ से प्रस्थान करने के बाद में सेठ जी ने एक इश्तिहार निकाला कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे भतीजे को ढूंढ करके लाएगा उसको 501 रुपये की राशि प्राइज के रूप में दी जाएगी। लालमन शुक्ला को इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। संयोग से भतीजा हरिद्वार के अंदर मिल गया। मुनीम जी ने उस भतीजे को ला करके सेठ जी को सुपुर्द कर दिया एंड द थिंग इज क्लियर। थोड़े टाइम के बाद में जो है वो मुनीम जी को सेवा से निकाल दिया गया। तब उनको किसी के माध्यम से ये जानकारी मिली कि इस तरह का कोई इश्तिहार निकला था और उस इश्तिहार को लेकर के और उन्होंने सेठ जी के विरुद्ध 501 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय के अंदर वाद प्रस्तुत कर दिया। लेकिन तथ्यों की जानकारी के आधार पर न्यायालय को ये पता चला कि जिस समय लालमन शुक्ला ने गौरीदत्त जी के भतीजे को ढूंढा था उस टाइम लालमन जी को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, लिहाजा उनका वाद निरस्त कर दिया गया। मीनिंग देयर भाई, जब तक प्रस्ताव के बारे में स्वीकारकर्ता को जानकारी नहीं होगी तब तक स्वीकृति का कानूनी रूप से कोई अर्थ नहीं। एक प्रस्ताव के संबंध में मैं और बात करना चाहूँगा कि प्रस्ताव अलग है और प्रस्ताव करने की इच्छा अलग है। देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन द डिजायर एंड द प्रपोजल। इच्छा कुछ भी हो सकती है, इच्छा कुछ भी हो सकती है, वो प्रस्ताव का रूप नहीं ले सकती। एक फेरीना बना फिकुस के मामले के अंदर ये निर्णय धारित हुआ कि एक बच्चे के पिता ने इच्छा जाहिर करी कि जब मैं मेरा जीवन पूरा करूंगा मेरी इच्छा ये रहेगी कि मैं मेरी संपत्ति का आधा भाग जो है वो मैं बेटी के नाम से करूंगा। और इस बात को ध्यान में रखते ही उनके बीच के अंदर जो है वो रिश्ता कायम हुआ। लेकिन जब वो पिताजी स्वर्गवासी हुए तब जो है वो उन्होंने किसी तरह से कोई संपत्ति अपने बेटी के नाम से नहीं करी। तब ये मामला कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि उनकी इच्छा थी, ये उनकी डिज़ायर थी, डिज़ायर को प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, प्रपोजल एंड इनविटेशन फॉर प्रपोजल, इन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। न्योता अलग है, प्रस्ताव अलग है। जैसे रेलवे की समय सारणी है, ये निमंत्रण है। हम टेंडर के लिए सूचना देते हैं, ये निमंत्रण है। कंपनियां पर विवरण प्रोस्पेक्टस जारी करती है, ये निमंत्रण है। उस निमंत्रण के अगेंस्ट के अंदर जो बातें घटित होती है वो प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव को स्वीकार करना या नहीं करना वो प्रस्तावक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये मोटे तौर पर प्रस्ताव के संबंध में बातें हैं। यदि प्रस्ताव की ये जो विधिक प्रावधान मैंने बताए हैं, यदि इन बातों की पालना की जाए तो आपका जो प्रस्ताव होगा वो विधिक प्रस्ताव होगा। और जैसे ही उसकी विधिक स्वीकृति मिलेगी तो वो विधिक ठहराव हो जाएगा और ऐसा ठहराव सदैव अनुबंध का रूप
माना जाएगा। दैट्स ऑल।